आज मैं आपके सामने एक ऐसा मामला लेकर आया हूं जो आप सबसे जुड़ा हुआ है और जनहित का मामला है। मामला है आपकी निजी संपत्ति का। क्या सरकार आपकी निजी संपत्ति पर कब्जा कर सकती है? क्या सरकार आपकी निजी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर सकती है? क्या सरकार आपकी निजी संपत्ति को जनहित में बांट सकती है? इन्हीं कुछ क्वेश्चनों के आंसर अभी मुख्य न्यायाधीश साहब ने दिए हैं हमें, और कुछ पुराने फैसले जो आए हैं कि वर्तमान में आपकी निजी संपत्ति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, तो आप इसको जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन है कि क्या सरकार हर निजी संपत्ति को सार्वजनिक घोषित कर सकती है? नहीं। मुख्य न्यायाधीश साहब ने साफ मना कर दिया है। 7-2 की बेंच ने फैसला दिया है कि सरकार हर निजी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति घोषित नहीं कर सकती है, और ना ही सरकार हर निजी संपत्ति को सार्वजनिक हित के लिए बांट सकती है, उसका वितरण कर सकती है। क्या सरकार किसी भी संपत्ति का वितरण नहीं कर सकती या उसका अधिग्रहण नहीं कर सकती? ऐसा नहीं है। सरकार निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर भी सकती है, उसे बांट भी सकती है, पर शर्त यह है कि जब सरकार निजी संपत्ति का अधिग्रहण करेगी, उसे छीनेगी, तो उसका प्रयोग भी निजी हित के लिए ना होकर सार्वजनिक हित में होना चाहिए, और सरकार को इसके कारण बताने होंगे। यह फैसला न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने दिया, जिन्होंने अपने पिताजी के फैसले को ही पलट दिया, और जिसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर भी शामिल थे। इस फैसले से सुधांशु जी पूरी तरह असहमत दिखे और न्यायाधीश नागरत्ना आंशिक रूप से असहमत दिखी, और 7-2 से फैसला आया। क्या है इसका पूरा इतिहास, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। आपको बता दूं, ये फैसला आया है आपका 39B के लिए। संविधान का एक अनुच्छेद है 39B, जो सरकार को ये शक्ति देता है कि वे सार्वजनिक हित के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण करे और उसे जनता में वितरित कर दे। 1978 में जस्टिस कृष्ण अय्यर ने फैसला दिया था कि सरकार चाहे तो निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, किसी भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, और सार्वजनिक हित में उसे बांट सकती है। चंद्रचूड़ साहब ने फैसले के बारे में कमेंट करते हुए बोला कि 1960 और 1970 की जो सोच थी वो समाजवादी सोच थी। 1991 में नई आर्थिक नीति आई, जिससे देश पूंजीवाद की तरफ बढ़ा। तो अब वर्तमान में यह स्थिति की सरकार हर निजी संपत्ति को बिना कारण बताए अपने कब्जे में ले ले और उसका वितरण कर दे, या उस पर अधिग्रहण करके उसे अपने पास रख ले। आपने कई बार देखा होगा, सरकार संपत्ति को कब्जा कर लेती है और बहुत साल तक संपत्तियां बिना यूज के खाली पड़ी रहती है। उन्होंने कहा कि जस्टिस कृष्ण अय्यर का जो फैसला था, ये समाजवाद से प्रेरित फैसला था। और आपको बता दूं कि जस्टिस कृष्ण अय्यर जो थे वो इससे पहले केरल में कानून मंत्री रह चुके थे, और इनका पिछला बैकग्राउंड राजनीतिक बैकग्राउंड था, और ये वामपंथी दलों से ही लगभग इनका संबंध था। इनकी सोच भी, इनकी विचारधारा क्या थी, वो समाजवादी विचारधारा से ही ये क्या थे, प्रेरित थे। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो फैसला था इनका, कि ये समाजवादी विचारधारा से प्रेरित फैसला था। क्या था पूरा मैटर, और थोड़ा पीछे जाते हैं इसके मामले में। आपको बता दूं कि सरकार इंदिरा गांधी जी 1969 में 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश का प्रयोग करते हुए इन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। आपको बता दूं कि सरकार शुरू से ही निजी संपत्तियों पर कब्जा करके उनका राष्ट्रीयकरण कर रही थी, तो इन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिसे एक शेयर धारक RC कपूर बनाम भारत संघ मामले में चैलेंज किया गया, जिसमें निदेशकों को हटाने की बात की गई। सरकार ने फैसले पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसके लिए इस तरह से आप बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते, और न ही निदेशकों को हटाने का एक आदेश दे सकते हैं। सरकार इसके अपोजिट में 25वां संविधान संशोधन लेकर आई, जिसके द्वारा इन्होंने 39C जोड़ा, जिसके द्वारा इन्होंने 31C जोड़ा, 31C जोड़ा गया। 31C को जोड़ने का मेन मुख्य कारण ये था कि यदि सरकार संपत्ति के मामले में कोई भी फैसला लेती है, अधिग्रहण के मामले में लेती है, तो उसे अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के F जो 19 में ही है, इसके द्वारा सरकार में, या 31 के द्वारा इसे चैलेंज ना किया जा सके सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इसीलिए सरकार संविधान का 25वां संशोधन लेके आई। आपको बता दूं कि 14 बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो उस समय जो मोरारजी देसाई साहब थे, जो ये इसमें फैसले से नाराज हुए थे, और इन्होंने इसे गलत करार दिया था। परंतु यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने, जब ये प्रधानमंत्री बने, तो संविधान का 44वां संशोधन लाकर, संविधान का 44वां संशोधन लेकर आई 1978 में, और इन्होंने संपत्ति का जो अधिकार, आपका मौलिक अधिकार था 19F और 31 के अंतर्गत, उसे खत्म कर दिया, और उसे कैसा अधिकार बना दिया, उसको निजी अधिकार बना दिया, उसको विधिक अधिकार बना दिया। उसे 300K में ले गए। उसे कहाँ ले गए? 300K में, 300A में उसे ले गए, संविधान के 44वें संशोधन 1978 में। तो जो निजी संपत्ति थी, उनके अधिग्रहण के विरोध में थे, सरकार की मनमानी नीतियां थी। जब वह प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने खुद ही सबसे बड़ा मौलिक अधिकार जो संविधान निर्माताओं ने हमें दिया था, संपत्ति का अधिकार, उसे खत्म कर दिया और उसे विधिक और खाली कानूनी अधिकार बना दिया।
तो इसी मामले में 2024 के आखिर नवंबर में न्यायाधीश साहब ने, जस्टिस ने ये फैसला दिया है कि अब सरकार यदि निजी संपत्तियों का अधिग्रहण करती है तो उसे इसका कारण बताना होगा तथा जनता के हित में वितरित करने के लिए ये बताना होगा कि वितरित क्यों किया जा रहा है और ये ठीक से वितरित हुआ है नहीं हुआ। तो इस मामले में सरकार की मनमानी पूरी तरह से क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और साथ में उन्होंने कहा कि हम सरकार को निजी संपत्ति के अधिग्रहण करने की शक्ति को खत्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस पर रोक लगा रहे हैं कि सरकार ऐसे कार्य ना करे कि किसी भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर ले, जिससे सरकार की मनमानी क्या होगी, लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो ये फैसला आप बताइए कि आम आदमी के हित में है या नहीं है, क्योंकि ऐसे ही फैसले जो बाद में आते हैं ये आम आदमी के लिए ही आते हैं कि अब इससे हमारे देश में क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि आप देखते हो कि जगह जगह भूमि अधिग्रहण के मामले आते रहते हैं कि सरकार भूमि अधिग्रहण कर लेती है, किसानों की मौत होती है और जगह जगह ये मतलब कि ये बातें हमें देखने को मिलती हैं। तो सरकार अब अगर किसी निजी संपत्ति का प्रयोग करती है 39B का प्रयोग करते हुए, 39B का प्रयोग करते समय, तो अब उसे बताना होगा कि ये निजी संपत्ति का उन्होंने अधिग्रहण क्यों किया है, इसका करने का मुख्य कारण क्या है, इसे सार्वजनिक हित में प्रयोग किया जाएगा, इसका वितरण किस तरह से किया जाएगा, ये पूरी बातें सरकार को बनानी होंगी और इस कानून में पूरी तरह से स्पष्टता रखनी होगी। तो ठीक है, आगे मिलते हैं कि अगली वीडियो के साथ।